Good morning, students. Now we again resume with our class that we left previously. कल मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रॉपर्टी को हम लोग सेल आउट करते हैं, और उस प्रॉपर्टी को जब हम सेल आउट करते हैं तो हमें ये देखना है कि हम क्या क्या डिटेल्स उसके अंदर स्पेसिफाई करते हैं। उन स्पेसिफाइड डिटेल्स को आपको अब ये समझना है कि हम इसको बनाएंगे कैसे। अभी जो हम बना रहे हैं ये सारे ही हैं फॉर सेल। किसके लिए? बेचने के लिए। अब बेचने में आप गाड़ी बेचोगे, गुड्स यानी फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, कुछ भी बेच सकते हो, वो बेचेंगे। एंड लास्ट इज प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में क्या क्या हो सकता है ये पहले आपने देख लिया। अब प्रॉपर्टी में क्या क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी में हो सकता है, देखिए प्रॉपर्टी में आप क्या बेचेंगे। पहले आप बेच सकते हैं प्लॉट, आप बेच सकते हैं फ्लैट, आप बेच सकते हैं लैंड, आप बेच सकते हैं हाउस, आप बेच सकते हैं गोडाउन, कुछ भी, यानी ऐसी चीज़ जो प्रॉपर्टी में कहलाती है, ठीक है, एसेट्स में कहलाती है। तो अब इसको बेचने के लिए हमको कल भी मैंने बता दिया था, आज और वापस बता देता हूँ मैं कि क्या क्या डिटेल्स चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए स्पेसिफिक डिटेल्स, जो सटीक जानकारी, विशिष्ट। उसमें आज एरिया, साइज, फ्लोर, नंबर ऑफ रूम्स ये हो जाता है। देन कम्स लोकेशन, उसके बाद फिक्चर्स एंड फिटिंग, क्या फिटिंग है उसके अंदर, नेम ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके बाद सराउंडिंग, आसपास का वातावरण, प्राइस ऑफर्ड, कितनी कीमत चाहिए आपको, और इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टैक्ट, नेम एंड वो जो बोलता है वो। अब इसके अंदर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन से क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो आपको एग्जैक्ट आइडिया लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आई है, यू possess an acre of land in the heart of city. You want to dispose या बेचना जिसको बोलते हैं, डिस्पोज या sell this property. Write an advertisement for local newspaper. You are Krishna लिविंग इन दिल्ली। आप कौन हो? कृष्णा हो, दिल्ली में रिन्यूअल है। अब इससे आपको क्वेश्चन ने क्या बता दिया कि अब आपको क्या क्या काम की चीज़ें, पहले आपको ये देखना है। आपके पास 1 एकड़ भूमि है। कहाँ है? इन द हार्ट ऑफ सिटी, शहर के बिल्कुल मध्य में। आपको क्या करना है? सेल करना है। तो आपको उसको एडवर्टीजमेंट बनाना है। और आप कौन हो? कृष्णा लिविंग इन दिल्ली। अब क्वेश्चन में से आपके ये पार्ट जो है वो काम के हैं। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू ड्राफ्टिंग। अब इसको हम ड्राफ्ट करते हैं। तो ड्राफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या आएगा ऊपर हेडिंग, बता दीजिए, फॉर सेल। ठीक, अब क्या बेचना है वही से देखिए, एन एकड़ ऑफ लैंड। कहाँ पर है बता दीजिए? इन द हार्ट ऑफ सिटी। ठीक है साहब। फिर अब आप उसकी लोकेशन बताइए। तो ये क्या बताएंगे? विथ रोड 2 साइड्स, यानी उस जमीन के दोनों तरफ रोड है ना। इजी ट्रांसपोर्टेशन, आप सुगमता से वहाँ पहुँच सकते हो। ठीक है, आप कब पहुँच सकते हो? 24 आवर्स, कभी भी पहुँच सकते हो। अब आके एडजेसेंट या नियर,
मार्केट के बिल्कुल पास में है। एंड देखिए ये सब लिखने का तरीके है। पुलिस स्टेशन के भी पास आप उसको बता सकते हो। अब वही वाला प्राइस याद है आपको, निगोशिएबल, बार बार मैं बोलता रहूँगा इस वर्ड को, प्राइस निगोशिएबल, यानी कि पैसा जो है वो हम चर्चा कर सकते हैं। इन ईयर को मैं हटा देता हूँ आप पे, ठीक है। फिर इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टैक्ट कृष्णा, मोती नगर, दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिख दीजिए। ये आपका ड्राफ्ट हो गया, आ गया समझ में। तो अब ये कितना इजी था, ये हमको ये देखना है कि ऐसा कोई टिपिकल चीज़ें नहीं है इसके अंदर। अब आपको इसी की जगह पे आपको एक फ्लैट बेचना है, तो अब आप क्या करोगे, उसको चेंज कैसे करोगे। अब फ्लैट बेचना है, ठीक है। 2 BHK फ्लैट इन द हार्ट ऑफ द सिटी, शहर के मध्य में, ठीक है। या इसको नहीं लिखना हो तो आप इसको 2 BHK फ्लैट इन आउटर पार्ट ऑफ सिटी, ठीक है। ये हो गया, शहर के बाहर फ्लैट है आपका, विथ रोड, ठीक है, विथ रोड 2 साइड्स, या आप चाहो तो विथ रोड 2 साइड्स कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा इजी ट्रांसपोर्टेशन 24 आवर्स, एडजेसेंट टू मार्केट, पुलिस स्टेशन, प्राइस निगोशिएबल, बाकी सब वही रहेगा। अब आप इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या लिख सकते हो, तो आपको इजी ट्रांसपोर्टेशन हटाना था, हटा दीजिए। अब आपको इजी उसमें लिख लीजिए, है ना, 24 आवर्स वाटर, पार्किंग, ठीक है। उसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड, ये सब हो जाता है आपको, ठीक है। आउट पार्ट ऑफ सिटी आप यहाँ पे लिख सकते हो, फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, शहर के दूर प्रदूषण से। अब ये आपका घर बेच दिया आपने। अब आपको पुराना घर बेचना है आपको, तो पुराना घर बेचना है, पुराना घर को बना दीजिए। ये देखिए मैं बना देता हूँ अभी। A 3-storied हाउस, 3 मंजिला घर, ठीक है, ऑन मेन रोड इन मार्केट, हो गया ये। फिर बस उसके बाद में आपको फैसिलिटी लिखनी है, विथ वाटर एंड पार्किंग फैसिलिटी, प्राइस निगोशिएबल। यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाइए आप। जरूरी नहीं कि उसको लंबा चौड़ा ही बनाना हो, आपकी बात अगर कम शब्दों में ख़त्म हो सकती है तो कम शब्दों में कीजिए, ठीक है। तो ये हमको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम इसको फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फॉर सेल, है ना। तो सेल में हमने क्या क्या पढ़ा, ये वापस देख लीजिए। सेल में हमने पढ़ा है व्हीकल, ठीक है, गुड्स और प्रॉपर्टी। अब आप इसको परचेज कर दो तो ऊपर केवल टाइटल चेंज करना है और आपको कैसी प्रॉपर्टी चाहिए वो लिखना है। ये मैं अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तब तक जो आज बताए हैं इसको आप रिवाइज करें, ओके। और कोई भी डाउट्स अगर हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें ग्रुप में, ग्रुप खुला हुआ ही है, किसी भी प्रकार से आप चेक भी करवा सकते हैं, ओके। टिल देन गुड बाय। Good morning student. Now this is our lesson. This is 11th lesson, perfect competition market, and this is part 2. हिंदी मीडियम ध्यान दें, ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का दूसरा भाग है।
पहले भाग में हमने ऑन द बेसिस ऑफ रीजन मतलब भौगोलिक स्थिति के आधार पे जो बाज़ार होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉमोडिटी मतलब वस्तुओं के आधार पे जो बाज़ार होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें इस बात पे। तो इसका पहला टाइप है जनरल मार्केट। जनरल मार्केट का मतलब हिंदी में क्या होगा? सामान्य बाजार। जनरल मतलब सामान्य, मार्केट मतलब बाजार। इसमें क्या होता है देखते हैं। When different type of goods and services are sold and purchased in one market only, then it is known as general market. देखो, जनरल मार्केट वो होता है, पता है अपन जनरल स्टोर बोलते हैं। किसको बोलते हैं जनरल स्टोर? जनरल स्टोर में हम लोग खरीदने जाते हैं, जैसे वहाँ पेन भी मिल जाता है, किताबें भी मतलब छोटी बड़ी नोटबुक वगैरह, रजिस्टर वगैरह मिल जाते हैं, कुछ बिस्किट मिल जाते हैं, चॉकलेट मिल जाते हैं, पैकेट्स मिल जाते हैं वेफर्स के या कोई भी नमकीन वगैरह जो भी, वो जनरल स्टोर होता है। छोटी बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे, कुछ चीज़ें। ठीक है, वहाँ पे आटा भी मिल सकता है, दाल भी मिल सकती है, ये जनरल स्टोर होता है। वैसे ही जनरल मार्केट वो होता है जहाँ पे हर चीज़ें मिलती हैं, हर तरह की हर चीज़ वहाँ पे मिल जाती है। वहाँ कपड़े भी मिल जाते हैं, तो वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती है, तो वहाँ पे स्टेशनरी भी मिल जाएगी, हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। वो होगा सामान्य बाज़ार मतलब जनरल मार्केट। जैसे जनरल स्टोर होता है ना, वैसे ही अगर बड़ा सा मार्केट है जहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं, अलग अलग टाइप की हर तरह की चीज़ मतलब वहाँ मिल जा रही है अपने को, तो वो होता है जनरल मार्केट मतलब सामान्य बाज़ार। दूसरा है स्पेसिफिक मार्केट। देखो, स्पेसिफिक मार्केट वो होता है जहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ें मिलती हैं। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष, विशेष बाज़ार। स्पेसिफिक मतलब विशेष, मार्केट मतलब बाज़ार। स्पेसिफिक मार्केट वो होगा जहाँ पे विशेष चीज़ें मिलेंगी। विशेष मतलब कुछ चीज़ें ही मिलती है। जैसे कोई कपड़ों का ही मार्केट है तो वहाँ कपड़े ही कपड़े मिलेंगे आपको, हर तरह के, जेंट्स के, लेडीज़ के, बच्चों के, है ना, बूढ़ों के, हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे, ठंड के, गर्मी के वगैरह वगैरह। अब जैसे कोई ऐसा मार्केट है जहाँ पे फ्रूट मार्केट है तो वहाँ पे आपको हर तरह के फ्रूट ही मिलेंगे, दूसरी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ग्रेन मार्केट है, ग्रेन मतलब अनाज मंडी जो बोलते हैं अपन, तो वहाँ पे अनाज मिल जाएंगे अलग अलग के, गेहूँ, बाजरा, मक्का, है ना, जो भी होता है, ज्वार वगैरह जो भी, वो सब मिल जाएगा। मसालों के बाज़ार होते हैं तो वहाँ हर तरह के मसाले मिलेंगे आपको, है ना, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक वगैरह और भी गरम मसाला जो भी होते होंगे वो सारे मिल जाएंगे आपको, पर वो ही मिलेंगे, उनके अलावा दूसरी कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी। कोई ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे सिर्फ गर्मियों की चीज़ें मिलती हैं, तो गर्मियों में अपन कैसे कपड़े पहनते हैं? पतले कॉटन के, है ना, हल्के रंग के, तो गर्मी के कपड़े वहाँ मिल जाएंगे। या और गर्मी में पीने वाली चीज़ें जैसे ठंडा शरबत पीते अपन ताकि अपना शरीर थोड़ा कूल रहे, या ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, सनस्क्रीन है या उस तरह का सोप है, ठीक है, उस तरह का शैम्पू है। तो गर्मियों के लिए अगर कोई मार्केट फेमस है तो वहाँ गर्मियों से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। बारिश के लिए कोई मार्केट फेमस है कि यहाँ बारिश की चीज़ें मिलती है, तो वहाँ पे आपको रेनकोट, छतरी, विंड शीटर्स, बारिश में पहनने वाले जूते जो मतलब पानी में ख़राब नहीं होते, मतलब चमड़ा नहीं होगा उसमें, है ना, सिंपल सी बात है। रबड़ या प्लास्टिक या ऐसे कोई मटेरियल के होंगे, चमड़ा नहीं होगा क्योंकि चमड़ा पानी में जाते ही ख़राब हो जाता है। तो इस तरह के मार्केट जो होते हैं जहाँ पे कुछ विशेष तरह की चीज़ें मिलती हैं या विशेष चीज़ें मिलती हैं, उनको बोलते हैं स्पेसिफिक मार्केट मतलब विशेष बाज़ार। आगे बढ़ेंगे। सेल थ्रू सैंपल।
सेल थ्रू सैंपल का मतलब होता है कि बेचना। सेल का मतलब बेचना, थ्रू मतलब से, सैंपल मतलब कोई प्रति होती ना, उसका प्रति समझते हो, उसका सैंपल, किसी चीज़ का सैंपल बेचते हैं। यहाँ पे अपने सलूम्बर में तो मुझे नहीं पता, पर अपने स्कूल में भी कभी कभी आते हैं, पता है। पहले कुछ सालों पहले फेना वाले आए थे, नहीं फेना नहीं, कौन सी कंपनी का डिटर्जेंट बेचने आए थे मुझे याद नहीं। तो मेरी बेटी भी इसी स्कूल में है, तो उसने मुझे वो सैंपल ला के भी दिया था कि मम्मा ये वाला तो डिटर्जेंट बहुत अच्छा है, हमारे स्कूल में हमको बताया था। बच्चों को क्या समझ में आता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सैम्पलिंग बेचा जाता है, फ्री सैंपल बेचे जाते हैं। सैंपल ऐसे नहीं कि उसके पैसे दिए जाते हैं, या पैसे भी लेंगे तो बहुत कम लेंगे। कभी कभी आपने देखा कोई नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में, तो वो किसी पुराने प्रोडक्ट के साथ फ्री में मिलता है, छोटे छोटे पैकेट में। जैसे कोई नया साबुन आया, तो आप जो रेगुलर चीज़ें खरीदते हो ना, जैसे आप पॉन्ड्स खरीदते हो उसका पाउडर, या ऐसा कुछ तेल खरीदते हो, उसके साथ वो छोटा सा साबुन फ्री में मिलता है। छोटा सा ही होता है, बहुत बड़ा नहीं देते हैं वो लोग सैंपल में, छोटा ही पैकेट देते हैं, पर वो देते हैं ताकि आप उसको, वो उसका पैसे तो आपको लगेंगे नहीं, तो आप उसको फेंकने वाले भी तो नहीं हो। ऐसे तो नहीं कि फेंक दोगे, यूज़ तो करोगे। आप जब उसको यूज़ करोगे, आपको अच्छा लगेगा, तो आप खुद जाके उसे खरीदोगे, है ना। और वो सैंपल पूरे साल भर के लिए फ्री नहीं मिलता, लिमिटेड टाइम के लिए ही सैंपल फ्री मिलते हैं, जिससे लोग उसको यूज़ करें और उनमें उसको मतलब यूज़ करने की आदत पड़ जाए, इस्तेमाल करने की आदत पड़ जाए। लोगों को लगने लगे कि हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट, किसी को तो अच्छा लगेगा ना। 10 लोगों को फ्री सैंपल दिया, तो 10 में से एक को भी अच्छा लगा, तो वो अगली बार उसे परचेस करेगा। कोई भी नया प्रोडक्ट है तो उसको बेचने के लिए ये सारे काम करने पड़ते हैं कंपनी को, फ्री सैंपल भी देने पड़ते हैं। और सिटियों में तो घर घर जाके सेल्समैन फ्री सैंपल भी बांटते हैं, और बाद में थोड़े दिन के बाद जाके पूछते भी हैं कि कैसा लगा आपको ये सैंपल, इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, वगैरह वगैरह, ताकि फिर वो जो चीज़ होती है उसके बारे में उनको भी पता चलता है कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करें, मतलब क्या इसमें बदलाव करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये था सेल्स थ्रू सैंपल। इसी की तरह एक चीज़ और होती है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग मतलब अपन ऑनलाइन जो अपने ऐप्स होते हैं, अमेज़ॉन, स्नैपडील, या आप फेसबुक भी चलाते हो। जैसे मैं खुद फेसबुक चलाती हूँ, तो बीच बीच में अलग अलग कंपनियों, अलग अलग ऐप्स की, ये जो शॉपिंग ऐप्स होते हैं वो बीच में आते रहते हैं, उनके कुछ प्रोडक्ट बताते रहते हैं। जैसे Ajio.com है, स्नैपडील है, अमेज़ॉन है, फर्स्ट क्राई है, क्लब फैक्ट्री है, बहुत सारे ऐसे हैं। मैं देखती भी हूँ कभी कभी अपने बच्चों के लिए, और कभी पसंद आ जाता है तो हम लोग ऑर्डर भी करते हैं। तो ये होती है ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग। मार्केटिंग का मतलब है कि ऑनलाइन चीज़ों के बारे में लोगों को बताना और बेचना। ठीक है, जो आजकल बहुत फेमस है, सभी को पता है। आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदी होगी, नहीं खरीदी है तो फ्यूचर में ज़रूर खरीदोगे कुछ ना कुछ। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं नीचे लिखूंगी तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं सब मिटा देती हूँ अक्सर और फिर वापस लिखती हूँ। नेक्स्ट है सैंपल थ्रू ग्रेडिंग, डी, वो जो सेकंड था ना उसी का डी है ये। सेल थ्रू ग्रेडिंग। एक थर्ड और लिख लेते हैं अपन, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, और इसके दो टाइप्स हैं। ए है रिटेल मार्केट, और बी है होलसेल मार्केट।
तो डी देखेंगे सेल थ्रू ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मतलब ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ग्रेड दिए जाते हैं चीज़ों को, ग्रेडिंग दी जाती है ना। जितना अच्छा ग्रेड मिलता है उतनी वो चीज़ महंगी होती है। जैसे कि थोड़ा अपन रीड कर लेते हैं इसमें, जैसे कि ISI का ग्रेड मिलता है इलेक्ट्रिक गुड्स को, FSI का मिलता है फूड ग्रेन को, हॉलमार्क का मिलता है मेटल प्रोडक्ट्स को। हॉलमार्क आपने सुना ही होगा, सोने की ज्वेलरी जो होती है उसमें हॉलमार्क का साइन होता है। हॉलमार्क मतलब प्योर सोना है, मतलब अच्छा सोना है। प्योर सोना तो कभी होता ही नहीं, उसमें सफ़ेद या पीला तांबा मिक्स करना पड़ता है, तभी उसमें कड़कपन आता है, वरना सोना टूट जाता है अकेले, है ना। तो हॉलमार्क का सोना अच्छा आता है। ISI का जिस पे मार्क है, मतलब वो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छे होते हैं। ये सारे ग्रेड है, ये कंपनियों को ग्रेड दिए जाते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है। इन ग्रेड को देख के लोग खरीदते हैं कि भाई इसका ग्रेड अच्छा है तो ये महंगी भी होगी तो भी खरीदेंगे क्योंकि ये अच्छी लंबी चलेगी, एक तरह से गारंटी है वो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल, बेचने के आधार पे। पहला है रिटेल मार्केट। रिटेल आप समझते हो, छोटी बड़ी दुकानें होती है जो हमको बेचती है। छुटकर व्यापारी जिसे बोलते हैं, फुटकर व्यापारी, सॉरी छुटकर नहीं, फुटकर व्यापारी हिंदी में बोलते हैं, विक्रेता, फुटकर विक्रेता, वो होते हैं रिटेल मार्केट। मतलब वहाँ पे चीज़ें बेची जाती हैं, एक चाहिए तो एक मिल जाएगी, दो चाहिए तो दो मिल जाएगी, ठीक है, ऐसे। होलसेल मार्केट वो होता है जहाँ पे एक दो चीज़ें नहीं बेचते हैं, बल्क में बेचते हैं। थोक विक्रेताओं के लिए ये बाज़ार होता है। यहाँ पे थोक में चीज़ें बेची जाती है। थोक मतलब बल्क में, एक साथ बहुत सारा आपको खरीदना पड़ेगा तो सस्ता तो पड़ता है यहाँ पे एक साथ खरीदने पे, पर यहाँ पे एक साथ खरीदते हैं। तो यहाँ पे खरीदता कौन है? रिटेल मार्केट वाले जो होते हैं वो होलसेल मार्केट वाले के पास से खरीदते हैं और फिर रिटेल में बेचते हैं, तो इनको फ़ायदा होता है। ये चीज़ें आपको पता ही है, बहुत ईजी चीज़ है। तो ये थे अपने मार्केट के कुछ टाइप। नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, और उसमें डायग्राम वगैरह होंगे, थोड़ा टफ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट 2-3 और वीडियो इसमें बन सकते हैं इस लेसन में, तो आगे वाले में अपन ये पढ़ेंगे। अब आप लोग ध्यान रखना कि नोट्स वगैरह जैसे मैं दे रही हूँ वैसे पूरे करते रहना, और जो भी क्वेरीज़ हो आप व्हाट्सअप वाला जो अपना ग्रुप है उसमें बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप ग्रुप में नहीं पूछना चाहते तो अकेले में भी मुझसे, मतलब मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पढ़ाई से रिलेटेड पूछ सकते हैं अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है। हिंदी मीडियम वालों तो कुछ पूछते ही नहीं हैं आजकल, वो एक लड़की थी, 1-2 लड़कियाँ पूछती थी, कुछ लड़के भी एक्टिव थे, है ना, कुछ नहीं पूछ रहे। और इंग्लिश मीडियम वालों को तो पहले से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है, दैट्स इट। आज हम देखेंगे औसत अवधि विधि के आधार पर आहरण पर ब्याज ज्ञात करना, जो मासिक भी हो सकता है, त्रैमासिक भी हो सकता है। इन दोनों विधियों में दोस्तों डिफरेंस क्या है कि जब अलग अलग राशि अलग अलग समय पर अगर आप निकालते हैं तो उस समय सरल विधि या गुणनफल विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब एक पर्टिकुलर निश्चित टाइम पे निश्चित राशि यानी कि फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम पर अपन निकालते हैं और रेगुलर अगर निकालते हैं तो हम एवरेज मेथड का यूज करते हैं। तो एवरेज मेथड मंथली बेसिस पे हो सकता है, क्वार्टर बेस पे हो सकता है, हाफ ईयरली बेस पे हो सकता है, एवरी 2 मंथ बेसिस पे हो सकता है, मतलब हर 2-2 महीने की गैप में हो सकता है ना, पर निश्चित होगा ये अंतराल फिक्स रहेगा और एक अमाउंट भी सेम रहेगा। जिस दिन अमाउंट सेम रहेगा उस समय अपने को क्या करना है, ये वाला मेथड यूज करना है जिसका नाम क्या है, औसत अवधि विधि। तो यह मासिक और त्रैमासिक बेसिस पे निकालना हम देखेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है, आहरण पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो इसके लिए अपने को फॉर्मूले में लिखना है कुल आहरण यानी टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 यानी दर बटा 100 इनटू औसत अवधि यानी कि जो एवरेज टाइम अपन निकालेंगे, एवरेज टाइम डिवाइड बाय 12, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे एवरेज मेथड के थ्रू। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है
GST पार्टनर है, कितने साझेदार हैं यहाँ पर? 3 पार्टनर्स है, G, S और T, 3 पार्टनर्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ ये बताया कि जी प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000 रुपए निकलता है। प्रत्येक माह का प्रारंभ का मतलब होता है 1 तारीख, है ना। तो हर महीने की पहली तारीख को वो पैसे निकाल रहा है, कितने? 2000, ठीक है। फिर उसके बाद एज दे रखा है, एज जो है क्या प्रत्येक माह के अंत में, प्रत्येक माह की अंत तारीख 30 भी हो सकती है, 31 भी हो सकती है, या फरवरी का महीना हो तो 28 और 29 भी उसका लास्ट तारीख हो सकता है। तो एज प्रत्येक माह के अंत में 3000 रुपए निकालता है, ठीक है। फिर उसके बाद टी जो है वो प्रत्येक माह के मध्य में 1000 रुपए निकालता है। एवरी मंथ के मिडल में क्या करता है? 1000 रुपए निकालता है। मिडल का मतलब 15 तारीख 16 तारीख, है ना, या तो दी होगी या डेट, या फिर आपको मध्य में बोल दिया होगा। अब देखिए आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। अब आप इसके अंदर कौन सा मेथड यूज करेंगे? इसमें आप सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? औसत विधि यानी एवरेज मेथड। अब एवरेज मेथड यहाँ क्यों काम में आएगा? क्योंकि यहाँ पर एक तो बताया है कि प्रत्येक माह के प्रारंभ में, यानी कि एवरी मंथ आ गया, एवरी मंथ का मतलब पूरे साल पर रेगुलर चलेगी एक्टिविटी। और उसके बाद प्रारंभ में मतलब बताया कि हर महीने की 1 तारीख है तो बस 1 तारीख ही रहेगी, 2 तारीख नहीं होगी या लास्ट तारीख नहीं होगी। फिर उसके बाद 2000 रुपए काम होंगे, वो भी रेगुलर है, ठीक है। तो इसलिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? एवरेज मेथड यूज करेंगे। एवरेज मेथड यूज करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये औसत अवधि कैसे निकालेंगे। आपको जितने भी महीने दे रखे हैं, सपोज जैसे पूरे साल भर में कितने महीने होते हैं? 12, ठीक है। अब आपके सामने 3 कंडीशन होंगी, प्रारंभ, अंत और मध्य। चलिए देख लेते हैं क्या करना है आपको इसके अंदर। जैसे अगर कोई पहली तारीख को निकालता है, कोई मिडल तारीख को निकालता है 15 या 16 तारीख को, कोई लास्ट तारीख को निकालता है 28, 29, 30, 31, है ना। ये दोनों फरवरी के हो जाएंगे, बाकी के महीने हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अगर फर्स्ट तारीख को कोई विड्रॉ करता है तो आपको +1 डिवाइड बाय 2 करना है। क्या करना है? फर्स्ट तारीख को निकालता है तो +1 डिवाइड बाय 12 करना है। 12 मंथ तो ही है, और +1 डिवाइड बाय 2। अगर आपको 15, 16 यानी कि मध्य के लिए बोला जाता है, मिडल ऑफ द मंथ बोला जाता है, तो आपको +0 डिवाइड बाय 2 करना है। क्या करना है? अगर मध्य तारीख बोले तो आपको +0 डिवाइड बाय 2 करना है, और अगर लास्ट तारीख बोले तो -1 डिवाइड बाय 2 करना है। ध्यान रखना है, बस ये आपको करना है मंथली बेसिस पर। क्या करना है? अगर फर्स्ट तारीख को विड्रॉ बोलना है एवरी मंथ तो +1 करना है, मिडिल तारीख दे रखी है +0 डिवाइड बाय 2 करना है, और अगर लास्ट तारीख दे रखी है तो -1 डिवाइड बाय 2 करना है। अब ये जो आएगा कितना? 12 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13/2, जिसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं 6.5। तो 6.5 आपके क्या है? एवरेज मंथ आ जाएगा। क्या जाएगा? एवरेज मंथ यानी औसत अवधि। इसका निकालो, 12 और 0 होते हैं, 12 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना जाएंगे? 6। यहाँ पर 12 - 1, 12 में से 1 गया, कितना बचा? 11/2। इसको शॉर्ट करेंगे कितना जाएगा? 5.5। तो दोस्तों इस तरह से इन तीनों के जो एवरेज मंथ आएंगे, जो अपने को यहाँ औसत अवधि फॉर्मूले के अंदर लिखनी है, वो इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे तो 6.5, 6 और 5.5। देखा जाए तो 0.5 का यहाँ फर्क पड़ेगा, 0.5 का यहाँ फर्क पड़ेगा, है ना, कम होता जाएगा। ये +1 क्यों किया? क्योंकि ये फर्स्ट तारीख को कर रहा है। यहाँ -1 क्यों किया? क्योंकि एक महीना पूरा माइनस हो जाएगा, है ना। अगर किसी भी महीने जैसे 10 महीने तक अगर वो लास्ट तारीख को पैसे निकाल रहा है तो फर्स्ट वाला महीना तो वैसे माइनस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अपने को क्या करना है? ये एवरेज मंथ निकालना देखना है, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपना एवरेज मंथ निकाल लिया है। जो अपने को याद रखना है, इसका 6.5 है, इसका 6 है, और इसका 5.5 है, ठीक है। एवरेज मंथ निकाल लिया, याद रख लिया हमने। अब देखते हैं जी का टोटल ड्रॉइंग्स। तो देखो यहाँ सॉल्व करेंगे जी का कुल आहरण, ठीक है। जी टोटल ड्रॉइंग। अब जी में कितने निकाले? हर महीने 2-2 निकाले, और पूरे साल भर तक निकाले। तो 2000 इंटू अगर 12 करेंगे तो इसने कितने निकाले? 24,000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद जी कंडीशन, जी के बाद आता है एस, सेम एस का कुल आहरण। एस का कुल आहरण कितना होगा? यानी एस टोटल ड्रॉइंग्स ए का है 3,000 रुपए हर महीने के अंत में। हर महीने मतलब पूरे 12 महीने तक, चाहे वो फर्स्ट तारीख को निकालो, मिडिल को निकालो या लास्ट को निकालो, प्रत्येक महीना बोलते हैं मतलब आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना है? 3,000 रुपए है, और 12 महीने तक मल्टीप्लाई किया है, कितने हो जाएंगे ये? 36,000, ठीक है।
36,000। और नेक्स्ट सी का अपना ये निकालते हैं, टी का प्रत्येक माह के मध्य में 1,000 रुपए निकालने हैं। यहाँ लिखेंगे टी टोटल ड्रॉइंग या टी का कुल आहरण। टी ने कितना 1,000 रुपए निकाला है, तो 1,000 इंटू 12 इक्वल टू 12,000। ठीक है, अब इस पे निकालेंगे हम आहरण पर ब्याज। ठीक है, आहरण पर ब्याज का फॉर्मूला क्या है, कुल आहरण। तो इस जी ने कुल कितना आहरण किया था, 24,000 रुपए। 24,000 रुपए निकाले ना, यहाँ लिखिए 24,000 इंटू रेट अपॉन 100। रेट क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है, 12%। कितनी दे रखी है, 12% पर एनम। यहाँ लिखेंगे 12 अपॉन परसेंट मतलब अपॉन 100 इंटू औसत अवधि। औसत अवधि क्या निकली थी जी की, 12 महीने हैं, +1 करना है तो 13 हो जाएंगे, और 13 में 2 का डिवाइड करना है। एवरेज निकालने के लिए डिवाइड 2 करना है, कितना आ जाएगा 6.5। तो यहाँ आ जाएगा 6.5 डिवाइड बाय 12। सेम ऐसे ही करेंगे एस के लिए, तो 36,000 टोटल ड्रॉइंग अमाउंट हो जाएगा इंटू 12 अपॉन 100 हो जाएगा। 36,000 इंटू 12 अपॉन 100। अब निकालना है अपने को औसत अवधि यानी एवरेज मंथ। अब देखिए एवरेज मंथ इस एस के लिए क्या बोल रहे हैं, एस प्रत्येक माह के अंत में 3,000 रुपए निकाल रहा है, तो क्या आ रहा है अंत में। और अपने को पता है कि फर्स्ट तारीख होता है तो +1 करते हैं, और लास्ट तारीख होती है तो -1 करते हैं। तो यहाँ अंत का मतलब लास्ट तारीख ही है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें -1 करेंगे। तो 12 महीने टोटल होते हैं, उसके अंदर अगर 1 महीना माइनस कर देते हैं तो अपने पास 12 माइनस 1 अपन ने करके देखा था, कितना आया था 11। और 11 एवरेज निकाल रहे डिवाइड बाय 2, इसका मतलब क्या आएगा 5.5। यानी कि अब यहाँ जो एवरेज मंथ आएगा अपना कितना आएगा 5.5। क्यों आया 5.5, क्योंकि ये लास्ट तारीख को विड्रॉ कर रहा है, इसलिए 12 में से 1 माइनस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 5.5 डिवाइड बाय 12, यानी 12 महीनों में से 5.5 एवरेज मंथ आ जाएगा। और एक आ रहा है लास्ट में कि प्रत्येक माह के मध्य में 1,000 रुपए निकाल रहा है, तो इस तरह से इसमें 12,000 रुपए निकाल लिए हैं। 12,000 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 पे 12% को ब्याज दर दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर, है ना। फिर 12/100 इंटू, अब इसका एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे, ये मिडल है, मिडल में क्या करते हैं +0 करते हैं, यानी कि ना तो -1 करेंगे और ना +1 करेंगे। क्या करेंगे, या तो -0 करो या +0 करो, बात तो एक ही है। तो 12 में +0 करो या -0 करो, तो 12 ही आना, और 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 6/12। चलिए अब इसको शॉर्ट करते हैं, तो 24,000 1200 6.5 डिवाइड बाई 12। देखिए सबसे पहले कटने वाली चीजें कौन कौन सी है जिनको काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 1 जा 1 और 12 1 जा 1, यानी 12 एकम 12 और 12 एकम 12 दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। फिर अपने पास देखिए यहाँ पर पॉइंट उड़ाएंगे, यानी 6.5 है ना, तो पॉइंट उड़ते ही नीचे आ जाएगा इंटू 10, मतलब पॉइंट उठाएंगे, पॉइंट के बाद कितना है एक डिजिट है, इसलिए अपन 1 0 लगा देंगे। फिर अब देखिए यहाँ 3 0 1 2 और 3 1 2 और 3 0 से कट गए। अब अपने पास क्या बचा अमाउंट, यहाँ देखिए 24 मल्टीप्लाई बाय 65, कितना बचा 24 मल्टीप्लाई बाय 65। फिर नेक्स्ट इसी तरह से इसको भी शॉर्ट करते हैं, 0.5 है, पॉइंट उड़ाएंगे या तो नीचे 0 लिख सकते हैं या इंटू 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ देखिए 120 कटेगा 10 बार और 12 कटेगा 1 बार। फिर यहाँ देखिए 1 2 और 3 0, 1 2 और 3 0। अब अपने पास यहाँ अमाउंट बचेगा 36 इंटू 55, ठीक है, 36 इंटू 55। नेक्स्ट देखेंगे अपन 12,000। अब 12,000 में यहाँ देखिए 12 से 12 पहले तो इसको काट दो, ठीक है। फिर उसके बाद 2 0 से 2 0 खत्म। अब यहाँ आपके अमाउंट बचेगा 120 इंटू 6, कितना बचेगा 120 इंटू 6, ठीक है। अब हम इनको एक रफली नोट करके सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, ठीक है। अब इसका अंदर आंसर आ जाएगा 1560, कितना आएगा 1560। 36 और 55 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1980, और 120 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 720 रुपए। तो इस तरह से इन तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना बनेगा 1560, 1980 और 720 रुपए, ठीक है। आ गया समझ में दोस्तों। चलिए एक बार वापस रिवाइंड कर लेते हैं। क्या था इस क्वेश्चन के अंदर कि जी जो था वो पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को 2000 निकाल रहा था। इस तरह से उसने पूरे 12 महीने तक निकाले। पैसे कितने निकालिए 24,000 रुपए, ठीक है। अब 24,000 को अपन देखेंगे कुल आहरण की राशि में। तो कुल आहरण 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 जो आपको क्वेश्चन में
दिया होगा, ठीक है, 12/100 इंटू 6.5 कहाँ से आया, ठीक है, 6.5 अपने यहाँ पर दिख रहा है औसत अवधि, तो औसत अवधि के थ्रू निकालेंगे। तो औसत अवधि क्या करेंगे, 12 + 1 डिवाइड बाय 2, तो 12 और 1 13 डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 6.5, क्योंकि पहली तारीख को है, ठीक है। फिर इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो फिर काट कटाने के बाद अपने पास 24 × 65 बचेगा और उसके बाद लास्ट में आंसर आएगा 1560 आहरण पर ब्याज किसका, जी का। फिर इसी तरह से एस का भी निकालेंगे। अब एस के लिए वर्ड क्या लिखा है, अंत में, यानी कि लास्ट तारीख को है, और यहाँ पर एवरेज में निकालने के लिए -1 करेंगे, ठीक है। तो 3000 × 12 मंथ तक निकाले, 36,000 यानी टोटल 36,000 रुपए इसने निकाल लिए हैं। और 36,000 × 12/100 जो क्वेश्चन में दे ही रखा है, इंटू 5.5 जो अपने को निकालना है, क्या किया था निकालने के लिए 12 - 1 डिवाइड बाय 2 किया था, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा आंसर 1980 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद टी प्रति माह के मध्य में यानी कि मिडल में 1000 रुपए निकालता है। 1000 12 महीने तक निकालेगा, 12,000 रुपए हो गए, ठीक है। 12,000 12,000 × 12/100 × 6/12, यहाँ 6 क्यों आए, क्योंकि 12 डिवाइड बाय 2 जब करेंगे तो एवरेज मंथ आ जाएगा 6 मंथ, ठीक है। तो फिर यहाँ जब काटेंगे ये सारी संख्याओं को तो यहाँ बचेगा अपने पास 120 × 6, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 720 रुपए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने निकाला था एवरेज विधि से ब्याज कैलकुलेट करना, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया था। अब और भी इसके वीडियो देखेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार वापस देखिए, और अगले वीडियो और भी देखने के लिए हम बनाएंगे, आप जिनको देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।